नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। मैं रंजना एक बार फिर आपके साथ हूँ जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो उन्हीं की एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. The ruler of which of the following dynasties maintained diplomatic relations with distant countries such as Syria in the west? इनमें से कौन सी स्टेट डायनेस्टी का रूलर था जिसने सीरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, अपने रिलेशंस रखे? सो ऑप्शंस आर हियर: मौर्य, गुप्ता, पल्लवा एंड चोला। कौन सी डायनेस्टी थी? हाँ जी, सो आंसर विल बी दैट इज मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो थी, मौर्यन ने जो थे बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे सीरिया के साथ। और जो मौर्यन में भी बिंदुसार ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद ग्रीक किंग एंटीओकस वन ऑफ सीरिया एंड डेमैकस, एक सीरियन एम्बेसडर था डेमैकस, एंड हु कम इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, जो बिंदुसार के टाइम में आया भी था। और मौर्यन एम्पायर के और कौन फेमस किंग रहे हैं? दैट इज अशोका। अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट तो बहुत ही फेमस किंग रहे हैं, आप सब जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2. अभिधामा पिटका डील्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो अभिधाम पिटक है वो इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है? उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं अभिधाम पिटका में? सो ऑप्शंस आर हियर: मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। सो क्या आंसर होगा? आंसर विल बी डी, मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। तो जो ये 3 बुक्स हैं जिनको मिला के त्रिपिटका बोला जाता है, ये बुद्धिस्ट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको त्रिपिटका बोला जाती हैं। और कौन कौन सी हैं? 3: अभिधाम पिटक, विनय पिटका एंड सूता पिटका। और कलेक्टिवली इनको त्रिरत्नास बोला जाता है। त्रिरत्ना। और अभिधाम पिटका हमने कर लिया कि साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स होती है। विनय पिटका में कंडक्ट ऑफ मॉन्क ऑर्डर, कि मॉन्क्स कैसे रहेंगे, उनके लिए क्या रूल रेगुलेशंस है, वो विनय पिटका में है। और सुत्त पिटका, इसमें कलेक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा सरमन ऑन मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स एंड एथिक्स, जो लॉर्ड बुद्धा के उपदेश हैं उनको कलेक्ट किया गया है आपके कौन सा है? सुत्त पिटका। Okay. Then next question. The East India Company was deprived of monopoly of trade with India except tea trade by which of the following act? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली थी इंडिया में, हर चीज़ में उन्हीं की इंटरफेरेंस थी। तो यहाँ पर बोला गया ऐसा कौन सा एक्ट था उसके बाद उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट टी ट्रेड में उनकी मोनोपोली थी, बाकी धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई। तो ऐसा कौन सा एक्ट था? सो ऑप्शंस आर हियर: चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आंसर विल बी चार्टर एक्ट। आंसर है आपका चार्टर एक्ट 1813। जो चार्टर एक्ट 1813 था उसके तहत जो है मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में ख़त्म होगी। हाउएवर
Companies' monopoly in trade with China and trade in tea with India kept intact. कि चाइना के साथ तो उनकी मोनोपोली चली ही रही और इंडिया के साथ भी रही, लेकिन बट ओनली फॉर टी. And through this act, the British government assured the responsibility of Indian people education. इसी एक्ट के तहत जो है वो इंडिया के लोगों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे डाल दी गई कि आपकी ड्यूटी है इनको पढ़ाया लिखाया जाए और एजुकेट किया जाए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. राइट टू वोट कैन बी रिप्लेस्ड इन विच right to vote can be placed in which among the following categories. जो right to vote है उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, फंडामेंटल ड्यूटी एंड लीगल राइट. तो क्या आंसर होगा? आपको कंफ्यूजन हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में, बट आंसर विल बी लीगल राइट. लीगल राइट में रखा गया क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो भी लीगल राइट के अंडर आते हैं बाद में एट द एंड. तो जो लीगल राइट है गिवन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 और सेक्शन 62(1) के अंडर जो है ये लीगल राइट्स मिले हमें. एवरी सिटीजन हु इज 18 year old on the qualifying date unless disqualified is eligible to be enrolled. डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए, तो उसको राइट है, राइट टू वोट है उसके पास. एंड एनरोलमेंट जो है वो एक ही जगह पे होनी चाहिए, आप दो जगह पे वोट नहीं दे सकते हैं. एंड इंडिया में जो है इंडिया हैज़ कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौमिक अधिकार, राइट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट्स, आपको वोट देने का अधिकार है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें राइट देता है वोट का, यूनिवर्सल सफरेज. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 5. Riksdag is the name of parliament of which of the following? Riksdag इनमें से कहाँ की पार्लियामेंट है? सो ईरान, नॉर्वे, स्वीडन, कजाकिस्तान. सो ईरान जो है, ईरान की तो है मजलिस, ईरान की है मजलिस, तो ये तो नहीं हुआ. एंड नॉर्वे की है स्टॉर्टिंग, ठीक है, नॉर्वे की है स्टॉर्टिंग, ये है नॉर्वे की. यहाँ पर क्वेश्चन में अच्छा नॉर्वे की स्टॉर्टिंग है, और स्वीडन की जो है वो है रिक्सडैग, स्वीडन की रिक्सडैग है. एंड और कजाकिस्तान की जो है वो, इसका नाम भी मजलिस है लेकिन MAZHILIS, मजलिस. तो मजलिस जो है वो यहाँ की है कजाकिस्तान की. होप सो इट्स ऑल क्लियर नाउ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. As per the election commission, youngster attaining how many years can apply in advance for electoral card? कि जो यंगस्टर हैं वो अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? तो कब अप्लाई कर सकते हैं वो? ऑप्शंस आर हियर, 15, 16, 17, 18. तो ऑप्शन आंसर विल बी 17. इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आप 17 की एज में अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रल रोल के लिए. यू विल बी अपडेटेड एवरी क्वार्टर
हर क्वार्टर में जो है आप एनरोल कर सकते हो। एंड दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ लीगल अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 14B ऑफ आरपी एक्ट 1950। 1950 एक्ट के तहत 14B में कुछ अमेंडमेंट्स की गई, जिसके तहत आपको अपना कार्ड जो है आप बनवाने के लिए 17 ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग क्वार्टर्स हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेलाइन वाटर लैंटर्न? समुद्र के पानी से चलने वाली लैंटर्न। लैंटर्न क्या होती है? लालटेन। जो लालटेन है, क्या नाम है उसका? सबसे पहली लालटेन जो बनाई गई है इंडिया में, तो क्या नाम है उसका? अन्वेषिका, सागर, रोशनी, उड़ान। तो क्या आंसर है? ये सुर्खियों में थी 2022 में काफ़ी। तो आंसर विल बी रोशनी। जो रोशनी है, इट वॉज सी वाटर, it was a sea water as the electrolyte between specially designed electrode to power the LED lamp। ये जो लैंप है, इसको सी वाटर से चलाया जाएगा। और ये बनाया किसने है? NIOT ने। NIOT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई। चेन्नई वालों ने ये बनाया है। एंड दिस टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग। इसने मछुआरों की ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र के पानी से चल रही है, तो उसके नज़दीक के एरिया में ही पॉसिबल है ये सारा। तो जो कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया है, लिविंग अलॉन्ग द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, 7500 किलोमीटर अलॉन्ग कोस्टल लाइन, उनके लिए ये वरदान साबित हो रही है। Then next question, Malwa Plateau does not make a part of which of the following state? मालवा प्लेट्यू इनमें से किसका पार्ट किस में नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? किसका पार्ट नहीं है? दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मालवा प्लेट्यू नहीं आता है। तो सबसे पहले कि मालवा प्लेट्यू बना कब है? तो दिस इज 60 to 68 मिलियन ईयर्स एगो मालवा प्लेट्यू बना है। एंड मेजर रिवर्स कौन सी है इसमें? बेतवा, माही, चंबल एक्सेट्रा। एंड इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्ट राजस्थान एंड गुजरात इन द वेस्ट। तो महाराष्ट्र में ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार आइलैंड में इनमें से क्या नहीं है? सो ऑप्शंस आर हियर, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल बे, गुंडी नेशनल पार्क, नन ऑफ अबव। सो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है, ये तो है, सॉरी, ये तो अंडमान निकोबार में है, ये तो है। और कैंपबेल बे भी अंडमान निकोबार में है। अब रह गया ऑप्शन सी, ये इसका आंसर है गुंडी नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क जो है, दैट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ तमिलनाडु लोकेटेड इन चेन्नई। तो ये चेन्नई में है और 2.70 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेडियम इन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड? इंडिया का कौन सा ऐसा फुटबॉल स्टेडियम है जो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर है, लेकिन वो इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है? सो ऑप्शंस आर हियर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम। सो बताइए कौन सा है? सो आंसर विल बी सॉल्ट लेक स्टेडियम। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है ये कोलकाता में है
और ये इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है और ऑफिशियली इसका नाम जो है अब विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ाग्राम, क्रीड़ाग्राम विवेकानंदा इसका नाम हो गया अब, विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ाग्राम, ये इसका नाम है। और ईडन गार्डन जो है, दिस इज द इंडियाज ओल्डेस्ट स्टेडियम ऑफ क्रिकेट। ईडन गार्डन जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्टेडियम है क्रिकेट का, एंड ये भी कोलकाता में है और ये 1864 में बना है। ओके, एंड वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? दिस इज इन मुंबई। काफ़ी मैचेस होते रहते हैं वानखेड़े में। एंड एक रह गया आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, दिस इज स्पोर्ट्स स्टेडियम इन दिल्ली और ये इसकी कैपेसिटी है 60,245। जवाहरलाल नेहरू की है 60,245 सीटिंग कैपेसिटी है, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। और एक चीज़ और रहेगी, ये जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है इसकी सीटिंग कैपेसिटी, करंट सीटिंग कैपेसिटी है 85,000, तो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है ये। ठीक है, सो होप सो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप ध्यान से सुने और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका पहुंच सके। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो को लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।